जी, तो हमारा आज का पहला लेक्चर है फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी हमने खत्म कर ली, पढ़ ली। आज हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिया। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में फिजियोलॉजी का पहली चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, आपने एनाटॉमी में स्ट्रक्चर पढ़ा, शाफ्ट पढ़ी और अब आप फिजियोलॉजी में फंक्शन पढ़ोगे। फिजियोलॉजी में हम फंक्शन पढ़ेंगे, बुनियाद से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे। बुनियाद से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे। कैसे ऊपर की तरफ जाएंगे? बुनियाद क्या है? जो कोई इमारत तामीर की जाती है तो पहले बुनियाद में ईंटें डलती हैं, रोड़ी डलती हैं, फिर वो इतनी शानदार बिल्डिंग बनती है, उसमें शीशा भी लगता है, उस पर पेंट भी होता है, लकड़ी का काम भी होता है, सिर्फ पत्थरों का काम ही नहीं होता। बुनियाद में सिर्फ पत्थर होते हैं। तो इंसान की बुनियाद, फिजियोलॉजी की बुनियाद, ये सारे जिस्म की बुनियाद जो है वो सेल है। वो क्या है मियां? सेल है। लिहाजा आज हम बुनियाद से स्टार्ट कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं सेल। क्या पढ़ रहे हैं भाई? सेल। सेल। याद रखिएगा कि सेल जब आप पढ़ेंगे तो सेल बुनियाद है, इसको जरा अच्छे से समझ लेना। यही चीजें फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इस्तेमाल होगी कि सेल में मूवमेंट्स कैसे होती है और बाकी काम कैसे होते हैं। तो जो सेल है, आप लोगों को पता है सेल जो है वो बेसिक फंक्शन है लाइफ का। सेल इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। जिंदगी सेल के ऊपर है। सेल का जो मायने है, सेल का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। क्या होता है भाई? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। सेल का मतलब है खाली जगह। एक बंद खाली जगह को, बंद कोठरी को सेल कहते हैं। जैसे जेल खाने को भी सेल कहते हैं। याद रखिएगा, जब पुराने वक्तों में सेल दरियाफ्त हुआ तो उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं थी कि सेल के अंदर के स्ट्रक्चर देखे जाते। तो साइंटिस्ट ने कह दिया जैसे एक जेल का खाना होता है, ऐसे ये भी एक खाना है जो अंदर से खाली है। लेकिन जब बारीकियों का पता चला तो उन्हें मालूम हुआ कि सेल बजाते खुद एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और जिंदगी की हर चीज सेल के अंदर छुपी है। ठीक है। और सेल के अंदर आपको पता है कि जो उसकी मेन चीज है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस वो पार्ट है जो उसका मरकज है। क्या है भाई? मरकज, सेंटर। जैसे पाकिस्तान का मरकज इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से सारे ऑर्डर्स आएंगे, इसी तरह सेल का मरकज उसका न्यूक्लियस है। याद रखिएगा कि एक मोबाइल में, एक यूएसबी में, एक कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस में, घड़ी में एक टाइम फ्रेम फिक्स है। उसमें एक डाटा मौजूद है कि इससे ज्यादा डाटा ये सिस्टम प्रोसेस नहीं कर सकता। यूएसबी अगर 2 GB की है, 2 GB से ऊपर 1 GB भी नहीं आता। पुराना डिलीट करोगे तो नहीं आएगा। इसी तरह मोबाइल है। इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस में अल्लाह ने तमाम इंफॉर्मेशंस रख दी हैं कि इस इंसान की लाइफ कितनी है, इसके बाल कितने लंबे होंगे, इसके नाखून कहां तक बढ़ेंगे, इसका कद कितना निकलेगा, ये क्या क्या करेगा, कलर कैसा होगा। ये सेल के अंदर सारा प्रोग्राम आपका दर्ज है। अब इसको पढ़ना इंसान का काम है। इंसान ने इस प्रोग्रामिंग में से कुछ प्रोग्राम्स को पढ़ा जरूर है डीएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, लेकिन मुकम्मल नहीं पढ़ सका है। सेल एक बहुत पेचीदा चीज है। पूरे इंसान को समझना तो बाद की बात है, उसके एक सेल को समझना ही बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है। ठीक है बच्चों, तो आप प्लीज अब मेरे साथ इसको बखूबी पढ़िए। सबसे पहले मैं सेल की डेफिनेशन बताता हूं। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। मैंने क्या बताया? बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी का बेसिक फंक्शन इससे है। सेल जो है ये हमारे जिस्म का, बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई। क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चरल का मतलब हुआ एनाटॉमी, फंक्शनल का मतलब हुआ फिजियोलॉजी। फंक्शन का मतलब क्या हुआ? फिजियोलॉजी। यानी सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फिजियोलॉजी यानी वर्क भी करता है, फंक्शन भी करता है। सेल क्या है भाई? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका
फंक्शन भी है। जैसे एक जनरेटर है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ढांचा नहीं है, फंक्शन भी है, काम भी कर रहा है, जुल रहा है, रोबोट है वो एक किस्म का। ठीक है, तो सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इंसान के जिस्म का। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। वो कह रहा है कि ये दो मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल है। याद रखिएगा, ये सेल है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और सेल में कुछ भी ना हो, सिर्फ न्यूक्लियस हो, फिर भी वो सेल अपनी तमाम खुसूसियात के साथ बरकरार है। मरकज मौजूद है, मौजूद है। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, और ये सेल के ऑर्गन्स इसके अंदर तैर रहे होते हैं। इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो वो कह रहे हैं कि ये दो बुनियादी चीजें हैं सेल में, एक न्यूक्लियस और दूसरा उसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से चिपक जाएगी, ठीक है, और न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल ही नहीं होगा। मरकज नहीं है तो चीज का वजूद ही नहीं है। अब इस साइटोप्लाज्म, इस लिक्विड के अंदर और बहुत से ऑर्गन होंगे, वो कम हो या ज्यादा हो। बैक्टीरिया में, किसी और सेल में, जानवरों के, पौधों के, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब में होगा। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस सब में पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब आप जरा गौर करें, एक पिक्चर आपको गोल सी दिखाई हुई है और बड़ी पेचीदा पिक्चर आपको लगती है देखने में। इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें एक सेल को काट कर दिखाया है, जैसे हम किन्नू को, माल्टे को दरमियान से काटते हैं। समझेंगे, एक अंडा है, उसको आपने दरमियान से कट किया हुआ है। इसी तरह सेल गोल होता है, तो उसको दरमियान से उन्होंने काटा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कि भाई आपके जो राइट साइड पर पिक्चर नजर आ रही है, वो न्यूक्लियस है, बाहर एक मोटा सा उन्होंने वो आधा दरमियान से काट कर और नीचे से काट दिया है। एक सेकंड में कॉल सुनो। तो ये मैं सेल के बारे में बता रहा था। न्यूक्लियस जो है, आप इसको देखो, ये देखो, पहले पिक्चर समझोगे ना फिर थ्योरी समझ में आती है। एनाटॉमी में आपने पढ़कर देख लिया कि स्ट्रक्चर पढ़ने से, देखने से, लेबलिंग देखने से बाकी चीजें समझ आ जाती हैं। आप देखो ये चीज, ये एक न्यूक्लियस उन्होंने जरा उभरा हुआ दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? उभरा हुआ। और उसको हाफ कट किया है।
उसके अंदर उसकी सारी डिटेल बताई है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं न्यूक्लियस की भी एक लिफाफा, एनवेलप कहते हैं लिफाफे को, न्यूक्लियस भी एक लिफाफे में बंद है, उसको न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं इंटरनल स्मॉल न्यूक्लियस, इंटरनल स्मॉल न्यूक्लियस। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जो है ये जिनसी मवाद है। क्या है भाई? जिनसी मवाद, मौरूसी मवाद जिसको हम कह सकते हैं। जिनसी मवाद तो हमारे जिनसी आज़ा में होता है, विरासती मवाद, ठीक है। और न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, उसके ऊपर न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर मटेरियल का एक पोर है, हॉल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरीके से न्यूक्लियस बताया। अब जरा आप न्यूक्लियस की साइडों में देखें, ऐसे लग रहा है जैसे फली की तरह के लंबे लंबे न्यूक्लियस को लपेटे हुई है कोई चीज। ऊपर से खुले हुए पाइप ट्यूबें जो दरमियान से कटी हुई लग रही हैं, और न्यूक्लियस को उन्होंने क्या किया हुआ है? लपेटे हुए। इसका नाम क्या लिखा हुआ है? राइबोसोम। क्या लिखा हुआ है? राइबोसोम। तो ये मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं, आपको फिर पढ़ना आसान होगा, आपको पढ़ना आसान होगा। आपको पता लग जाएगा कि न्यूक्लियस सेंटर में है और उसको चारों तरफ से राइबोसोम ने लपेटा हुआ है। किसने लपेटा हुआ है? और राइबोसोम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे बंद पाइप होता है, और ये पाइपों के कई टोटे हैं। भाई समझ में आ रहा है मेरी बात? प्लीज अपनी पिक्चर को देखो। अच्छा, इसमें और देखो एक और चीज है। अब आप इस पिक्चर के लेफ्ट साइड पर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे एक लोबिया जो है वो कटा हुआ हो और उसके दरमियान में कोई लाइनें सी बनी हुई हो। क्या बनी हुई हो? लाइनें बनी हुई, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, ये सेल की मेम्ब्रेन है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, जिसको मैंने सेल मेम्ब्रेन कहा, उसका नाम वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले रही है। समझ आ रही है? और आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ नीचे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लेफ्ट साइड पर। साइटोप्लाज्म मैंने बताया लिक्विड है, वैसे तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन उन्होंने बस एक जगह पे लेबल करके उसको साइटोप्लाज्म कह दिया। क्या कह दिया? साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब इस साइटोप्लाज्म के आगे आप जाएं तो साइटोप्लाज्म के आगे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, जिसको उन्होंने हाफ काटा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। उससे आगे जाए तो ऐसे है जैसे पाइप ऊपर की तरफ निकले हुए हो, पाइप ऊपर की तरफ निकले हुए हो। इनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उससे आगे जाएं तो उधर लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनके नीचे जो है, ये किसके नीचे पड़े हुए? राइबोसोम के नीचे। न्यूक्लियस सेंटर में उसको राइबोसोम ने घेरा हुआ है, और उसके नीचे ये स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अगर आप उससे आगे देखें तो उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी बॉडीज हैं, जिसका एक कॉम्प्लेक्स या पेचीदा स्ट्रक्चर है। मैंने वैक्यूल, लाइसोसोम और सेंट्रियोल आपको नहीं बताए, इतने डिटेल में आप लोगों को इधर एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये मेन स्ट्रक्चर था जो आपको उसकी पोजीशन और लोकेशन बता रहा है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा थ्योरी में आपको, तो आपको फिर समझ आएगा कि ये न्यूक्लियस था, इसकी साइडों पर राइबोसोम थे, और एक साइड पर क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था, एक साइड पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो कि रफ और स्मूथ था। बस ये 6 स्ट्रक्चर हैं सेल के: न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, और साइटोप्लाज्म उसका लिक्विड, और सेल मेम्ब्रेन बाहर की मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, ठीक है भाई। ये याद करना बहुत आसान है और सेल को समझना बहुत सिंपल है। पिक्चर्स को देखने की आदत डालो, उसकी लेबलिंग पढ़ने की आदत डालो, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे अपनी स्टडी में। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल्स, देखो आपने सेल की डेफिनेशन पढ़ ली, अब जो है वो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स।
जैसे मैंने बताया आपको कि हर जानदार का सेल मुख्तलिफ है, हर जानदार का सेल मुख्तलिफ है। पौधों में आज जब आप सेल्स की बात करेंगे, पौधे की लकड़ी का सेल अलग तरह का, पत्ते का सेल अलग तरह का, छाल का सेल अलग तरह का, फल का सेल अलग तरह का, गुठली का सेल अलग तरह का, बीज का सेल अलग तरह का। इसी तरह जब आप इंसान की बात करेंगे, इंसान की आंख का सेल अलग, दिमाग का सेल अलग, जबान का सेल अलग, दिल का सेल अलग, आंतों का अलग, खाल का अलग, बाल का अलग, नाखून का अलग। अगर ये सेल अलग अलग ना हो तो फिर पूरे जिस्म में आंख पता ही ना चले कि आंख किधर है। भाई अगर मैं आपको कहूं कि ये सारे पेन एक जैसे मैं रख दूं और कहूं कि इसमें से ब्लू पेन निकाल कर दो, आप कहोगे सर सारे ही ब्लैक हैं, ब्लू कहां से ले आओ? जब अल्लाह ताला ने आंख का सेल अलग बनाया तो उसको पता था कि मैंने आंख बनाना है, इसलिए अलग एक स्ट्रक्चर बना। दिमाग के सेल ने दिमाग बनाया, दिल के सेल ने दिल बनाया। मगर याद रखना कि सेल चाहे कोई भी हो, उसकी बुनियाद उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइडों में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ये हमेशा सेम रहता है। ये क्या रहता है? सेम रहता है। शेप बदल जाती है, शेप बदल जाती है। जैसे मैं एक इंसान हूं, आप भी एक इंसान हैं, हम दोनों के दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, एक जबान है, एक नाक है, दो कान हैं, बाल भी हैं, भुएं भी हैं, दाढ़ी भी है, मूछें भी हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी देखने वाला कहेगा आप अलग है, मैं अलग हूं, आप अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन बुनियाद क्या है भाई? सेम है। इसलिए हर सेल में न्यूक्लियस और उसके अज्जा और सेल के पार्ट्स सेम है। शेप बदलने से नर्व सेल बन जाता है, दिल का सेल बन जाता है, और पट्ठों का सेल बन जाता है, पौधे का सेल बन जाता है। ये आपकी बुनियाद। देखो ये दूसरा चैप्टर है, अभी मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है और इसके तारुफ में ही हमारा कितना वक्त लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये क्या है कि ये आप लोगों की भलाई के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तुम्हें सेल समझ में आ जाए। सेल समझ में आ गया तो पूरी फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगी। जैसे किसी चीज की बेसिक पता लग जाए, बुनियाद, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाए तो आगे फिर चल जाता है। अच्छे स्कूल में बुनियाद कोई टीचर अच्छी बना दे, तो ये सेल फिजियोलॉजी की बेसिक है। इसकी समझ आ गई तो आगे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई? तो टाइप ऑफ सेल्स में कौन कौन सी टाइप्स बता रहे हैं? सबसे पहले नर्व सेल। क्या है भाई? नर्व सेल्स हैं। दूसरे नंबर पर मस्कुलर सेल। मस्कल नहीं, इसको पढ़ेंगे मसल। क्या पढ़ेंगे? मसल्स। तीसरे नंबर पर कनेक्टिव सेल। तीसरे नंबर पर है कनेक्टिव सेल। क्या है भाई? कनेक्टिव सेल। इम्यून सेल। इम्यून सेल है। ब्लड सेल। ब्लड सेल है। ये कुल 5 किस्म के सेल्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर आपके जिस्म में हैं, और तकरीबन जिस्म के सारे सेल इसमें कवर होते हैं। वैसे तो बोन्स के सेल भी तरह दूसरी किस्म के होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, लेकिन तकरीबन मोस्टली इस पे कवर होते हैं। अली हमजा साहब पूछ रहे हैं सर जी साथ साथ इनके मीनिंग्स बता दो। अब मुझे नहीं पता वो किनके मीनिंग्स पूछ रहे हैं, तो मैंने इनके नाम लिखे हैं, अभी इनकी डिटेल तो आपको समझानी है, थोड़ा सा सब्र करें। देखो भाई, नर्व जहां पर बात आ जाएगी, नर्व हम कहते हैं नौजवान नर्वस हो गया है। क्या हो गया भाई? नर्वस, कंफ्यूज हो गया। सुने ना ये मुहावरा? तो नर्वस का लफ्ज निकला है नर्व से, और नर्व का मतलब है दिमाग। जैसे ब्रेन को दिमाग कहा जाता है, इस तरह नर्व को भी दिमाग कहा जाता है। आप कंफ्यूज कहां से होते हैं? दिमाग से होते हैं ना, हाथों से तो कंफ्यूज नहीं हो जाते। कोई ये तो नहीं कहता आपके हाथ कंफ्यूज हो गए, आपका दिल कंफ्यूज हो गया।
आप प्रेशर में आ गए, यहां से प्रेशर आता है, यहां से गुस्सा आता है, यहां से खुशी आती है, यहां से सोच आती है, सब कुछ कहां से आता है भाई? दिमाग से। आप एक्साइट भी दिमाग से होते हैं और नर्वस भी दिमाग से होते हैं। तो ब्रेन के सेल को नर्व सेल कहते हैं और इसके सेल का नाम न्यूरॉन है। क्या है भाई? न्यूरॉन आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो नर्व सेल का पता लग गया, कौन सा सेल है? ब्रेन का सेल। ब्रेन सेल को हम नर्व सेल कहते हैं और घड़ी के सेल को क्या कहते हैं? टोशीबा सेल, क्लॉक सेल, ठीक है। ये सेल पढ़ा रहा हूं मैं, तो बैटरियां नहीं पढ़ा रहा हूं। तो मसल सेल, आगे क्या है भाई? मसल सेल। याद रखिएगा, मसल्स 3 किस्म के होते हैं। मसल्स कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। अब मैं मसल्स के जरा यहाँ पर आगे जाके थोड़ा सा लिख रहा हूँ। मसल की एक टाइप है स्केलेटल मसल। कौन सी टाइप है? स्केलेटल। ये तुम्हें काम आएगी बातें, ये सब, ये कहानियां नहीं है। दूसरी टाइप है स्मूथ मसल्स, ये पेपर में आते हैं मसल की टाइप। तीसरी टाइप है कार्डियक मसल्स। मसल्स कहते हैं गोश्त के पट्टों को, इसको क्या कहते हैं हम? उजलात। उर्दू में क्या कहते हैं? उजलात। और नर्व सेल को उर्दू में कहते हैं आसाब। क्या कहते हैं? आसाब। हम कहते हैं ना कि यार आपके आसाब कमजोर हैं, डॉक्टर कहते हैं आपके आसाब कमजोर हो गए। आसाब कहते हैं दिमाग के पट्टे कमजोर हो गए। अगर डॉक्टर के आपके अजलात कमजोर हो गए तो फिर गोश्त वाले पट्टे कमजोर हो गए। पर डॉक्टर लोग क्या कहते हैं जी मेरे पट्टे कमजोर हो गए, वो बताते हैं नहीं कि कौन से पट्टे कमजोर हो गए, आसाबी निजाम कमजोर हुआ है या उजलाती निजाम कमजोर हुआ है। अब अजलाती निजाम आगे 3 किस्म का है। अजलात यानी पट्टे गोश्त के कितने किस्म के? 3 किस्म के। पहला पट्टा था स्केलेटल मसल, जो कि हड्डी के साथ जुड़ा हुआ गोश्त है। हड्डी वाले गोश्त को स्केलेटल मसल कहते हैं। स्केलेटल मीन ढांचा। ढांचे के ऊपर जो अल्लाह ने गोश्त चढ़ाया है, वो स्केलेटल मसल है। जानवर के आप गोश्त लेने जाते हैं, जानवर की रान की हड्डी में बहुत सा गोश्त लिपटा हुआ है, सीने की हड्डी पे गोश्त लिपटा हुआ है। आप बोनलेस करवा लेते हो मुर्गी का गोश्त, ठीक है, और रान से बोनलेस कीमा ले लेते हो, लेकिन वो बोनलेस का मतलब बगैर हड्डी वाला गोश्त है, लेकिन वो फिर भी स्केलेटल मसल ही कहलाएगा, क्योंकि वो कुदरती तौर पर हड्डी के साथ था। कुदरत में हड्डी के साथ था तो आपने रिमूव कर दिया, तो ये हड्डी वाले गोश्त को क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल क्या है? बगैर हड्डी वाले मसल्स, बगैर हड्डी वाले गोश्त। आपके जिस्म में बगैर हड्डी वाला गोश्त क्या है? जबान है, मैदा है, आंतें हैं, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है, तिल्ली है। ये क्या है भाई? बगैर हड्डी वाला गोश्त है। दिल है, दिल में भी तो हड्डी नहीं है, पसलियों पे गोश्त है, हड्डी है। हाथ में गोश्त है लेकिन हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। रान में गोश्त है, हड्डी से जुड़ा हुआ है। पुट का गोश्त है, हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो ये सब स्केलेटल मसल और बगैर हड्डी वाले गोश्त को स्मूथ मसल कहेंगे, जो स्मूथ है। अच्छा, अब एक बात और गौर करें कि एक तीसरे मैंने मसल्स की टाइप, गोश्त की टाइप लिखी है, अजलात की टाइप लिखी है, जिसको कार्डियक कह रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, कार्डियक का लफ्ज कहीं भी आ जाए, इसके मायने दिल के होते हैं, हार्ट। कार्डियक के मायने क्या है? दिल या हार्ट। दिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दिल की। तो कार्डियक मसल्स यानी कि दिल के मसल्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर कार्डियक मसल्स भी स्मूथ मसल्स ही हैं, बगैर हड्डी वाला गोश्त ही है, और हकीकत में है, नो डाउट। लेकिन आपके बाकी सब स्मूथ मसल्स, गुर्दों के, फेफड़ों के, जिगर के, तिल्ली के, मैदे के, आंतों के, जबान के, खुराक की नाली के, जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, वो सब के सब एक जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं, कमोबेश। लेकिन कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर
बाकी स्मूथ मसल से डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग क्लास में रखा गया है और इसको हम दिल के मसल्स कहते हैं। दिल के मसल्स यानी दिल का गोश्त। समझ लग गई? मसल क्या है आपका? उजलात है, गोश्त के पट्टी है। नर्व क्या है आपके? आसाब हैं, नर्व सेल्स हैं। नर्व आपके आसाब हैं, नर्व सेल्स हैं। समझ लग गया भाई? अब नेक्स्ट है, आप जरा गौर करें अपने जिस्म के ऊपर। मुर्गी खाते हो, मुर्गी की गर्दन के ऊपर गोश्त चिपटा हुआ है, छुड़ाने में भी मुश्किल होता है, और गर्दन के अंदर जो सुराख है उसके अंदर से एक वाइट पट्टा जा रहा है। वो जो वाइट पट्टा है वो नर्व सेल्स हैं, दिमाग का हिस्सा है, हराम मस्ल जो रीढ़ की हड्डी में जा रहा है। और जो गोश्त ऊपर लगा हुआ वो स्केलेटल मसल है। इसी तरह कनेक्टिव सेल्स भी होते हैं। कौन से सेल? कनेक्टिव सेल। कनेक्टिव सेल्स। कनेक्टिव सेल्स का जैसे कि नाम से जाहिर है, इनका काम है कनेक्शन बनाना। क्या बनाना भाई? कनेक्शन, टू कनेक्ट, कि इसको कनेक्ट किया जा सके। अब आप गौर करें कि आपके जिस्म का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कनेक्ट है। मेरी उंगली में 3 जोड़ हैं। आपको मैंने फ्लेंजिस के जोड़ पढ़ाए थे। 5 उंगलियों में 14 हड्डियां। एक हड्डी दूसरी से कनेक्ट है। जब मैं ऊपर वाली मोड़ता हूं तो नीचे वाले भी मुड़ जाती है। मुट्ठी बंद करता हूं तो 5 से बंद होती है, 2-3 से बंद नहीं होती। करने की कोशिश करूंगा तो उंगलियां खिंचती हैं, कोशिश होती है कि बंद हो जाए। मतलब क्या है? पीछे कोई मसल्स हैं जिन्होंने इनको कनेक्ट किया हुआ है। जैसे आप देखें कसाई की दुकान पर वो गोश्त काटता है और कट्टे की रान जो होती है या गोश्त होता है उसको कील पर लटका देता है, सुए पर, और सिर्फ एक वो पट्टे के साथ लटका होता है। वो जो व्हाइट कलर का मसल होता है जिससे गोश्त कसाई लटका देते हैं, और जो हड्डियां में गलता भी नहीं है, ना वो चर्बी होती है और लेसदार मादा सा होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। वो कौन से? कनेक्टिव सेल जो है मिलकर टिश्यू बनाते हैं, यानी वो कनेक्टिव सेल हैं। आप अपनी टांग में पिंडली के नीचे, आपकी पिंडली को, टांग को जो पांव से मसल जोड़ रहा है पीछे की तरफ, इधर देखिए, इधर ये पीछे सख्त सा पट्टा है, ये भी कनेक्टिव सेल से बना हुआ है। इसने आपकी टांग को पांव से जोड़ा हुआ है। इसी तरह कनेक्टिव सेल घुटने को टांग से जोड़ा हुआ है। ये पीछे हैं आपके घुटने के पीछे के मसल, तो ये कनेक्टिव सेल्स है। अब देखो कनेक्टिव सेल का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है ना गोश्त के सेल से, दिमाग के सेल का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है ना गोश्त के सेल से, हड्डियों के सेल वाला स्ट्रक्चर स्केलेटल सेल मुख्तलिफ है गोश्त के सेल से, स्मूथ सेल मुख्तलिफ है गोश्त के सेल से, कार्डियक सेल मसल मुख्तलिफ है बाकी तमाम सेल से। अब इसी तरह जो तीसरी मिसाल है वो है इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल। वो क्या है भाई? इम्यून सेल। इम्यून सेल वो हैं जो आपके जिस्म की इम्यूनिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? इम्यूनिटी बनाते हैं, और ये लिम्फेटिक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिम्फेटिक सेल। लिम्फ आगे आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको बड़े डिटेल से समझ में आ जाएगा कि लिम्फेटिक सेल क्या होते हैं। लिम्फेटिक सेल वो सेल्स हैं जो आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इम्यून सिस्टम मतलब क्या? मुदाफती निजाम। और मुदाफती निजाम आप हाइपर सेंसिटिविटी के चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जब आपके जिस्म में बाहर से कोई चीज भी अटैक करती है और आपका जिस्म उसको अपना दुश्मन कंसीडर करता है, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस पैदा करता है, और इम्यून रिस्पांस इम्यूनिटी बनाने वाले लिम्फेटिक सेल बनाते हैं, और उनका काम है प्रोटीन बनाना, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ग्लोबुलिन मीन प्रोटीन, इम्यूनो मीन इम्यून सिस्टम की प्रोटीन। ठीक है? इसी तरह ब्लड सेल्स हैं। क्या है भाई? ब्लड सेल। अब ब्लड सेल्स जो हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये सेल अपने किरदार में, अपने काम में, अपनी साख में बाकी हर सेल से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह बोन के सेल्स भी हैं, यहाँ पर लिखे नहीं हुए। बोन्स के सेल भी अपने स्ट्रक्चर में, काम में मुख्तलिफ हैं, इसलिए हड्डियां बाकी चीजों से मेल नहीं खाती। फिर बोन्स के सेल्स में भी
कार्टिलेजियस बोन के सेल अलग, चपनी हड्डी वाले सेल अलग। जो चपनी हड्डी आपके कान में है कार्टिलेजियस बोन, नाक की टिप पर है कार्टिलेजियस बोन, और सख्त हड्डी वाले सेल अलग। लिहाजा आप और आपके टीथ के सेल अलग, नाखूनों के सेल अलग, हेयर के सेल अलग। ये तो आपको बस जरा सा ओवरलुक दिया है। जब आप अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मजमुआ हूं। ठीक है, तो भाई ये बात हो गई सेल की। बताया कि उसका न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स हैं, और सेल के कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स की टाइप्स बताई। अब मैं आपको कंपोजिशन ऑफ सेल बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कंपोजिशन ऑफ सेल। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो प्लीज मुझे बताएं। कंपोजिशन कहते हैं कि सेल किस चीज से बना है, कंपोज हुआ है। सेल किस चीज से कंपोज हुआ है? कंपोज मतलब होता है बनना। कंपोजिंग का मतलब दर हकीकत एक ऐसा होता है जैसे म्यूजिक कंपोज करना। वो क्या करते हैं? वो धुनें जोड़ते हैं, सुरों को जोड़ते हैं, इसके बाद ये साज आएगा, ये आएगा। यानी अल्लाह ताला ने आपके सेल को ऐसे कंपोज किया है कि किसी चीज की गुंजाइश नहीं रही। ताना बाना इस अंदाज से बुना है जैसे कपड़ा जब बनता है, या लोग स्वेटर हाथ से बुनते थी पहली औरतें, तो वो कैसे एक धागे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा कैसे कंपोज करती थी और एक डिजाइन बनता था। खड्डी पर काम होता है जैसे। तो इस तरीके से कंपोजिशन का मतलब क्या है? ताना बाना बुना गया है, एक के ऊपर एक, दूसरा तीसरा, जैसे इमारत बनती है तरतीब से हर चीज लगती है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ सेल में वाटर आपका 65 to 80% है। सेल के अंदर वाटर कितना है? वाटर कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। वाटर कितना हो गया भाई? 65 H2O 65 से 80% तक पानी है, और प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, प्रोटीन का तो पता है ना भाई अब सबको, अमाइनो एसिड का बना हुआ है। प्रोटीन किसका बना हुआ है? अमाइनो एसिड का। और क्या है भाई? लिपिड्स हैं। लिपिड्स किसके बने हुए हैं? फैटी एसिड्स के। किसके? फैटी एसिड के। प्रोटीन अमाइनो एसिड के, लिपिड्स फैटी एसिड्स के, और कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट्स सैकराइड्स के। किसके? सैकराइड। शक्कर के मॉलिक्यूल के, मीठे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, C6H12O6। अब एक चीज लिखी हुई है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? ये बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हमारी जिंदगी केमिकल का मजमुआ है, ऐसे केमिकल, वैसे तो प्रोटीन भी केमिकल है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया था ना आपको, उसमें कार्बन हाइड्रोजन केमिकल, अमाइनो एसिड भी केमिकल है, स्ट्रक्चर दिखाया था ना। कार्बोहाइड्रेट भी केमिकल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्या है भाई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे जिस्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके जिस्म में फैट बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके जिस्म में प्रोटीन बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके जिस्म में ग्लाइकोजन बनाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते, बल्कि आपके जिस्म के नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है और मरकरी है, और पता नहीं क्या क्या तमाम मादनियात, कैल्शियम भी इनमें है, कैल्शियम है। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का लफ्ज दर हकीकत फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड को कहते हैं which can pass इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिससे बिजली गुजर सके, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नमक के पानी के अंदर से बिजली गुजर जाती है, ठीक है, तेजाब से बिजली गुजर जाती है,
ठीक है, करंट लगता है ना, पानी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। वैसे प्योर पानी से बिजली नहीं गुजरती, मिलावटी पानी में बिजली गुजरती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब समझ लग गई आपको? तो ज्यादातर इसमें पानी है। अब इस पानी में अल्लाह ताला ने नमक भी घोल दिया, पोटेशियम भी घोल दिया, ये चीजें साइटोप्लाज्म में घुली हुई हैं। जबकि प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के दूसरे स्ट्रक्चर राइबोसोम प्रोटीन के बने हुए हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बने हुए हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन और लिपिड्स का बना है। इस तरीके से इसके अंदर दूसरे स्ट्रक्चर लगा दिए। तो ये सेल की बुनाई है कि किस तरीके से अल्लाह ने उसको तामीर किया है। समझ लगी बात? यहाँ पर हमारा लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। एक बात जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, कल 25 दिसंबर है, आप लोगों का ऑफ है, आप लोगों का ऑफ है। और अब 9 तारीख तक लॉकडाउन की बजाय अब सरकारी छुट्टियां हैं। मौसम सरमा की छुट्टियां 9 जनवरी तक हैं। तो उसमें क्या है कि आप लोगों का लेक्चर नहीं होगा। आज ही आप लोगों का लास्ट लेक्चर है, 9 तारीख से लेक्चर, आगे लेक्चर जो होगा वो 11 को मेरे ख्याल में मंडे बनता है। मैं अभी देख लेता हूँ कैलेंडर जी। 11 जनवरी को, 11 जनवरी को अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया तो 11 को ये क्लास ऑनलाइन होगी। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं हुआ तो फिर आप अपने अपने कॉलेजेस में पढ़ेंगे। मेरे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में मेरे पास आकर पढ़ेंगे, और बाकी स्टूडेंट्स अपने अपने कॉलेजों में, एक्सेल कॉलेज वाले एक्सेल कॉलेज में जाएंगे, किंग कॉलेज वाले किंग में जाएंगे, प्रिंस कॉलेज वाले प्रिंस में जाएंगे, ठीक है, और क्वीन कॉलेज वाले क्वीन में जाएंगे, और अलहादी कॉलेज वाले अलहादी कॉलेज में आएंगे। ठीक है भाई? तो अगर अब किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, आई एम रेडी टू आंसर। प्लीज, सबको अनाउंसमेंट पता लग गई होगी। अगर किसी को वेकेशंस के हवाले से अनाउंसमेंट का मसला हो तो प्लीज मुझसे दोबारा पूछ ले, और आज के लेक्चर का भी पूछे कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, प्लीज।